हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वही वापस से एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मेथड हम वही अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यानी दो नंबर है, यानी दो वेरिएबल हमें लेना है। एक वेरिएबल हमने x ले लिया और दूसरा वेरिएबल हमने y ले लिया। ये हमारे दो नंबर हो गए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये दो नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है 26। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो नंबर लिए x इज ग्रेटर देन y। डिफरेंस की जब बात करते हैं तो हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसमें से हमें को माइनस करना चाहिए। तो उसने बोला कि दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस कितना है 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। पहली लाइन पढ़ी, इक्वेशन फॉर्म करी। इजी होती है, पर यहाँ हमें इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें खुद से इक्वेशन डालनी है। तो ये हमने इक्वेशन डाली, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर यानी x 3 टाइम्स द अदर 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये इक्वेशन हो गई 2। अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ दिख ही रहा है x की वैल्यू दी है। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना है, एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रखना। तो x इक्वल टू 3y है, इसको उठा के किस में रख दो, 1 में रख दो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू 3y सब्स्टिट्यूट 1। तो x की जगह क्या रखना है हमको, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 13। तो एक नंबर हमारा कितना आ गया 13। एक नंबर हमारा कितना आ गया 13। बहुत इजी था, बस वर्ड प्रॉब्लम जरूर थी, उसको हमें पढ़ना था और लिखना था। अगर इक्वेशन किसी ने सही फॉर्म कर ली तो आंसर सही निकल जाता। y इक्वल टू 13 है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y इक्वल टू 13 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x इक्वल टू आ गया 39। तो ये हमारी दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक नंबर हमारा 13 है तो दूसरा क्या है 39। और हमने बोला था x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y। तो आंसर होगा हमारे आंसर हो गए x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 30। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, और इजी वे में हमने किससे करा, सब्स्टिट्यूशन से। और ये दिख ही रहा था कि सब्स्टिट्यूशन से करना ज्यादा आसान है। देखिए, हमें मेथड समझना है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन से हमको लगता है कि नहीं करते हैं, हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं, तो वहां हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से आसान है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। बाकी लिखा हुआ नहीं आता है कि किस मेथड से करिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 2 है इसका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। अगर ये लाइन समझ में आएगी तो ही ये क्वेश्चन अच्छे से होगा। और हम 9th क्लास में पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, और हमने तीसरी कंडीशन रखी x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला हुआ है आगे कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो हमने बोला x इज लार्जर y। और सप्लीमेंट्री एंगल की अगर वो बात करता है, सप्लीमेंट्री एंगल की वो बात करता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। सप्लीमेंट्री एंगल, ये लाइन अच्छे से समझ में आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 1। तो एक एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल अगर हमारा y है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब आगे बोलता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल x है, दूसरा y है, और लार्जर एंगल क्या है x, तो लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड माने ज्यादा, स्मॉलर y 18 ज्यादा है छोटे वाले एंगल से। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर
18 डिग्री। जो लार्जर है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए वापस हमको दिख ही रहा है, x की वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे। x की वैल्यू दी है, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, यानी सेकंड वाले से उठा के वैल्यू को कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो रख दीजिए y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, ये हो गया हमारा। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 80, तो ये आ गया हमारा 162, 2y इक्वल टू, तो y इक्वल टू आ गया 81, y इक्वल टू आ गया 81, y इक्वल टू 81 है, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 18, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 8 प्लस 1 9, 99, एक हमारा आ गया 99 और दूसरा आ गया हमारा 81, और दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 180। तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल थे, एक एंगल x हमने बोला, दूसरा एंगल हमने y बोला। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। देखिए ये इक्वेशन मन से लिखना पड़ी, दूसरी कंडीशन दी थी उसने, कंडीशन तो यहाँ लिखी थी, वो तो हमने बना ली कि x इक्वल टू वाई प्लस 18, लेकिन उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। दोनों को हमने किससे सॉल्व कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया, तो y इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 99, तो हमारे आंसर आ गए 99 डिग्री और 81 डिग्री। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो कॉस्ट उसने बोला है, दोनों की मिला के कॉस्ट आती है 3800। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, यानी कॉस्ट ऑफ अ बैट कितनी है, x रुपीज, कॉस्ट ऑफ ए बॉल कितनी है, y रुपीज। तो अगर उसने 7 बैट खरीदे तो कॉस्ट कितनी हो गई, 7x। अगर उसने 7 बैट खरीदे, एक की कॉस्ट x है तो 7 की कॉस्ट कितनी हो गई, 7x। तो 7x प्लस, अब एक बॉल की कॉस्ट है y, तो उसने बॉल कितनी खरीदी, 6, तो एक की अगर y है तो 6 की कितनी हो गई, 6y, तो ये हो गया 6y। 7x प्लस 6y दोनों मिला के कितने रुपीज में खरीदता है वो, 3800। इक्वेशन नंबर 1। फिर लेटर सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब वो 3 बैट खरीदता है, 3 बैट यानी एक की कॉस्ट कितनी है x, तो 3 की कितनी हो गई, 3x। शी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। 3 बैट, एक की x है तो 3 की कितनी हो गई, 3x। अब बॉल में अगर एक की y है तो 5 की कितनी हो गई, 5y, और कितने मिलता है उसको, कितने में खरीदता है वो, 1750। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन है, इसको हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से करा तो x की वैल्यू निकाल के एक से निकाल के दूसरे में रखना है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो 3x इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 5y, तो x इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये जो वैल्यू है फर्स्ट में रखना है, क्योंकि सेकंड से वैल्यू निकाली हमने, किससे वैल्यू निकाली, x की सेकंड इक्वेशन से निकाली। जब सेकंड से निकाली तो इसमें हमें किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो ये फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं। तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना है। अब ये देखो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1750 माइनस 35y प्लस, अब ये देखो ये 3 है, एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, किस में जाएगा, ये 6 में, तो ये हो गया 18y, और ये टोटल अगर बीच का एलसीएम है, इसके नीचे 1 था, तो ये जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई होके किसमें आ जाएगा, 3800 में। तो 3800 इंटू 3, ये हमारा हो गया। इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे
निकालेंगे और जो y की वैल्यू आएगी उसको वापस से इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम इससे x की और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमने इसको एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया, उसके बाद ये कितना हो गया, ये 7 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 12250, ये 35 और ये हो गया हमारा 18 और 35 में से 18 कम करें -17, 3800 में 3 से मल्टीप्लाई करा 11400, फिर ये इधर जाके माइनस का हो गया, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारी 50, y की वैल्यू 50 आ गई। ये y की वैल्यू उठा के हमने वापस से कहाँ रखी, x में, y की वैल्यू उठा के वापस से x में रखना है, यहाँ पर रखी तो 1750 माइनस 5 इंटू 50, ये सॉल्व करा, ये सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आई 500, तो हमारे आंसर आ गए 500 और ₹50। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बैट इज 500, कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500, कॉस्ट ऑफ वॉल इज ₹50, कॉस्ट ऑफ वॉल, कॉस्ट ऑफ बैट 500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वॉल 50 रुपीज। तो ये देखिए कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी, ये सारी कैलकुलेशन जो है अच्छे से करना है जिससे हमारा आंसर एकदम सही है। और हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 500 रख दीजिए, y की जगह 50 रख दीजिए। इसको सॉल्व करने पर अगर 3800 हमारा आंसर आता है तो हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। अगर 3800 नहीं आता है दूसरे में भी रखें, अगर 3 × 500 प्लस 5 × 50 और सॉल्व करने पर 1750, अगर ऐसा करें तो ये हमारा आएगा 1750, तो यानी हमारे आंसर सही है। तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो टैक्सी में चार्जेस फिक्स होते हैं, आप चाहे 5 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर जाओ, जो चार्जेस है वो लगने वाले हैं, लेकिन एक फिक्स चार्ज वो होता है कि इतना रुपए तो लगना ही है। जैसे हम बिल्कुल पास की जगह भी जाते हैं तो वो बोलता है 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, फिक्स होता है। कि हम थोड़ी सी दूर भी बैठते हैं तो वो बोलता है कि इतना चार्ज तो लगेगा, लेकिन ज्यादा जाते हैं तो उसके हिसाब से और चार्जेस जुड़ जाते हैं, तो हमेशा फिक्स चार्ज होता है। तो उसने बोला है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज होता है और टुगेदर उसके साथ चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक चार्ज वो होता है जितने डिस्टेंस हमने कवर करे, हम 10 किलोमीटर गए, हम 5 किलोमीटर गए, हम 15 किलोमीटर गए, तो वो 15 किलोमीटर के चार्ज तो लगने ही है, लेकिन एक फिक्स चार्ज भी लगता है और उसके हिसाब से हमको पेमेंट देना होता है। और ये रूल्स होते हैं, यहाँ भी लिखा है वहां भी ओरिजिनली लिखा होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उस हिसाब से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो वो 105 रुपए पेड करता है, मतलब उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या तो उसके फिक्स चार्ज है इस केस में और क्या तो उसके पर किलोमीटर चार्जेस है, ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट फिक्स चार्ज बी x और लेट चार्जेस पर किलोमीटर y। 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10y हो गया, फिक्स चार्ज x तो वो सब में जुड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू 105। देखिए मैं वापस से बताती हूँ, फिक्स चार्ज है वो तो लगने ही वाला है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। आप जितने चाहे 2 किलोमीटर जाओ चाहे 5 किलोमीटर जाओ, कितने भी किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर के सपोज y रुपीज लगते हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे 10y। 1 किलोमीटर के y है तो 10 किलोमीटर के 10y हो गए। और लेकिन उसने बोला फिक्स चार्ज तो लगेंगे, उसने बोला इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज सपोज हमने बोला x है, x रुपीज है फिक्स चार्ज, तो x प्लस 10y और कितने लगते हैं 10y 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वो अगले में कितना जाता है 15 किलोमीटर, तो x प्लस ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया और ये हमारा 15 किलोमीटर का चार्ज हो गया, ये हमारे कितने लगते हैं 155 रुपीज। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही आसान है। हम चाहें तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको, कि हम माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। पर अभी हम ये इस क्वेश्चन में इस जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3, इसमें हम सारे क्वेश्चन किससे करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो x इक्वल टू कितना हो गया
155 माइनस 15y, और ये x की वैल्यू उठा के किस में रख दो, 1 में रख दो। तो ये हमारे पास बनेगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। तो ये हमारे पास आ गया -5y इज इक्वल टू -45 माइनस 50। ये हमारे पास कितना आ गया, -50, y से कट गया तो ये y आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास 10, y आ गया हमारे पास 10 रुपीज। यानी 1 किलोमीटर के कितने रुपीज लग रहे हैं, 10 रुपीज लग रहे हैं। 1 किलोमीटर के 10 रुपीज लग रहे हैं। अब इसकी वैल्यू जो है x में रख देंगे, y की वैल्यू x में रख देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज। तो हम निकालते हैं फिक्स चार्ज। देखिए हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू कितना आया, 10 रुपीज। अब ये जो 10 रुपीज है वो हमको वापस से किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रख दो 155 माइनस 15 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 150, 155 माइनस 155, तो x हो गया 5 रुपीज और y हो गया 10 रुपीज। यानी जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए लगना ही है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, 10 रुपए। अब उसने फाइनल आंसर पूछा है कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने पर उसको कितने चार्ज लगेंगे। तो 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज, 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्ज बराबर x प्लस 25y। 25 ट्रेवलिंग चार्ज कितना आएगा, x माने 5 रुपए, तो ये होगा हमारे प्लस 25 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 250, तो ये हो गया 255 रुपीज। कितने चार्ज लगने वाले, अगर हम 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं, 25 किलोमीटर टैक्सी से जाते हैं तो कितने रुपए लगेंगे, 255 रुपीज। तो उसने लास्ट में हमसे पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर के चार्जेस बताइए। तो 25 किलोमीटर के चार्ज होंगे x प्लस 25y, तो x प्लस 25 इंटू वाई, सॉल्व कर लिया, रुपीज आ गए 255। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए नया क्वेश्चन है हमारा, अब फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन की बात करना है। फ्रैक्शन कैसा होता है, p अपॉन क्यू, r अपॉन s, a अपॉन b, फ्रैक्शन में नंबर लिखे होते हैं। तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator। तो सपोज हमने बोला न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, और फ्रैक्शन है x अपॉन y। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे इस टाइप के नंबर 2/3, 5/6, ये 2/3, ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर। तो उसने बोला कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y है, अगर x में हम 2 जोड़ दें, y में भी 2 जोड़ दें, तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। यानी फ्रैक्शनल नंबर क्या होंगे, x और y क्या होंगे, अगर हम x में 2 जोड़ दें, y में भी 2 जोड़ दें, तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 बन जाता है। क्लियर है। दूसरा आगे दिया उसने, इफ 3 is added to both the numerator and denominator, अगर अब हम 3 जोड़ दें, न्यूमिनेटर में भी जोड़ दें, डिनोमिनेटर में भी जोड़ दें, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाता है 5/6। तो इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली बनेगी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11, और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू हो गया 5/6। ये हमारा बन गया। यानी पहले लाइन पढ़ने से इफ 2 is added to both the numerator and denominator, fraction becomes 9/11. If 3 is added to both the numerator and denominator, becomes 5/6. अब इनको हम क्या करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू उठा के रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो पहले तो हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो पहली इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये हो गया 11x माइनस 9y, और ये हो गया -4। ये 22 उधर जाएगा, 18 माइनस 4। तो ये इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ता है इक्वेशन को। अब ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस
15। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर, ये 18 उधर गया, y इधर आ गया, इसमें भी हमारा 9y इधर आया था, 22 उधर, तो ये बन गई इक्वेशन 1 और 2। अब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो x की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, तो एक x की वैल्यू उठाओ दूसरे में रखो। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट से हमने x की वैल्यू उठाई, फर्स्ट से x इक्वल टू हमारा आया -4 प्लस 9y अपॉन 11, और ये दूसरे में रख रहे हैं हम, तो 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमने x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू रख दी। अब y की जो है x की वैल्यू रखी -4 प्लस 9y, इसको मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 55y, और ये 11 इधर जाएगा तो -33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया -y, और 33 में से प्लस 24 जाएंगे तो ये बन गया 9। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9। अब y इक्वल टू 9 वापस से हमें किस में रखना है, x में। ये y इक्वल टू 9 हमें वापस से किस में रखना है, x में। तो -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11 सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा 77/11 7। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन y, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है 7/9। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और जो भी आंसर आया उसको यही नहीं छोड़ना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के। उसने हमसे पूछा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, एक्स अपॉन वाई, यानी आंसर हमारा आएगा 7/9। ये हमारा आंसर है। इसको ऐसा ही लिखना है, डायरेक्ट केवल x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7 नहीं लिखना है। उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 7/9। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago, दो चीजें दी हैं, 5 year hence और 5 year ago। ये दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। दो कंडीशन लगवा रहा है वो, एक 5 year ago पर लगवा रहा है और एक 5 year hence पर। तो कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज को मानना पड़ता है। हमने यहाँ पर मानी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x ईयर है और प्रेजेंट एज ऑफ सन y ईयर है। अब उसने बोला 5 year hence, तो 5 year hence इस पर कंडीशन लगानी है। तो 5 year hence पर जैकोब कितना हो गया, जैकोब हो गया x प्लस 5 और सन हो गया उसका y प्लस 5। 5 year बाद, 5 year hence प्रेजेंट एज से 5 साल बाद कितना हो गया, x प्लस 5 y प्लस 5। उसने बोला था 5 year hence द एज ऑफ जैकोब, तो एज ऑफ जैकोब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स द दैट एज ऑफ सन y प्लस 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से। दूसरा 5 year ago, अब 5 year ago की बात करें हम, 5 year ago की बात करें तो जैकोब हो गया हमारा x माइनस 5 और सन हो गया उसका y माइनस 5। अब इस पर हमें कंडीशन लगानी है, तो जैकोब एज यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 year ago जैकोब एज वाज 7 टाइम्स y माइनस 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों से हमने इक्वेशन बना ली, इससे हमारी इक्वेशन आई x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 5 था, तो ये हो गया x माइनस 7y था 35 माइनस 35 प्लस 5, ये हो गया -30। और दूसरी वाली से आई x माइनस 3y, 5 3 जा 15, 5 इधर गया बचा 10। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू हो गया 10 प्लस 3y और ये 10 प्लस 3y इसमें रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। तो ये आ गया हमारा -4y इक्वल टू -40। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 10। y किसकी एज थी, सन की, यानी सन की एज कितनी आ गई 10। अब ये 10 को जो है यहाँ रख दें तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 3 इंटू
10, तो x इक्वल टू आ गया 10 प्लस 30, यानी x इक्वल टू हो गया 40। तो यानी जैकोब एज कितनी हो गई, जैकोब एज हो गई हमारी 40 ईयर और सन एज हो गई 10 ईयर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 10 ईयर और 40 ईयर। तो प्रेजेंट एज पूछता है हमेशा क्वेश्चन में, अगर वो बोलता 5 ईयर हैंस तो इसी एज में 5 और जोड़ देंगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं आता है, कॉम्पिटिशन में वो थोड़ा सा चेंज करके पूछता है। जब हमारा बोर्ड एग्जाम होता है तो जिस टाइप का प्रॉब्लम दिया है उसी टाइप का आता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, एनटीएससी की बात करते हैं, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया, उसने बोला फाइंड द एज 5 ईयर हैंस, तो जो प्रेजेंट एज आई उसमें 5 साल और जोड़ के हमें एज का आंसर देना है। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा है उसके हिसाब से निकालो। प्रेजेंट एज तो निकालनी ही पड़ेगी। प्रेजेंट एज निकालने के बाद आप जो आंसर उसने पूछा है वो आंसर आपको देना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की, वर्ड प्रॉब्लम, और मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा एलिमिनेशन का, उसके बाद आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम करवा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ भी कर लेते हैं तो आपकी एनसीईआरटी पूरी थ्रू आउट कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे साथ साथ अगर कॉपी भी कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्कूल की जो कॉपीज होती है वो भी आप मेरे साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। डबल काम हो जाता है, एक तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा आप अगर कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।